नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में कल यानी कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, जिसको कि ईसी कहते हैं, ईसी की मीटिंग होने जा रही है और हमारे साथ मौजूद हैं ईसी सदस्य सुनील शर्मा और इनसे हम बात करेंगे कि इस बार ईसी में कौन कौन से एजेंडे आ रहे हैं और किस बात पर जो है वो मुहर लगने वाली है, जो आपके लिए ख़ास खबर होगी। धन्यवाद मुनमुन जी। और जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आपके माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी वर्गों को, चाहे वो प्राध्यापक वर्ग हों, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हों, चाहे नॉन टीचिंग कर्मचारी साथी हों, उनको आपके माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं दिल्ली विश्वविद्यालय की सटीक मिलती रहती हैं। और इस बार के इसी के एजेंडे जो लगे हुए हैं, उनमें जो विशेष रूप से एजेंडा इस बार जो एकेडमिक काउंसिल से पास होकर आया है वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, जिसमें 2 प्रकार के स्पेशल चांस के प्रावधान किए गए हैं। एक तो प्रावधान ये किया गया है कि चाहे कभी भी किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन करने का प्रयास दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हो, चाहे कोर्सपोंडेंस से चाहे रेगुलर में, और किसी कारणवश अपने टोटल स्पैन पीरियड के अंदर जो भी ग्रेजुएशन के लिए होता है 3+2, उसके अंदर किसी एक पेपर के चलते उसकी डिग्री नहीं पूरी हो पा रही है, तो ये एक, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर कभी कभी विद्यार्थी और वो अपनी डिग्री पूरी करने की इच्छा रखता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस बार की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ये सबसे पहला एजेंडा लेके आई हैं कि उनको हम एक स्पेशल चांस देंगे। और इस स्पेशल चांस के तहत जो एक और प्रोएक्टिव, जिसको बहुत पॉजिटिव जो साइन इस बात के लिए मानेंगे कि 10 मार्क्स तक का एक स्पेशल मॉडरेशन का प्रोविज़न भी किया गया है। मान लीजिए किसी कारणवश किसी बहुत लंबे समय से पढ़ाई छूटी हुई है, किसी कारणवश जो जितने नंबर चाहिए होते हैं बीए प्रोग्राम के लिए, पहले 36 मार्क्स की ज़रूरत होती थी, ऑनर्स के लिए 40 की ज़रूरत होती थी, तो अगर कभी उसके बहुत नज़दीक आकर कोई विद्यार्थी उस स्पेशल चांस में रह जाता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय 10 नंबर का एक एक्स्ट्रा मॉडरेशन करके, स्पेशल मॉडरेशन जो कि जो सामान्य मॉडरेशन होता है उसके अलावा है, कि वो 10 मार्क्स तक का वो मॉडरेशन करके उसको वहाँ पर अपनी जो डिग्री प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका बहुत ही सकारात्मक भाव से देने जा रही है। इस बात के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन ब्रांच के सभी अधिकारियों, प्रोफेसर अजय अरोड़ा जी और दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इस प्रकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को वो सामने लेके आए, जिसमें कि जिन लोगों ने काफ़ी लंबा समय अपना इस ग्रेजुएशन को पूरा करने के लिए दिया है वो पूरा कर पाएंगे। और दूसरा, जो 2021-22 और 22-23 के कारण जिनका स्पैन पीरियड पूरा हो रहा था बच्चों का, और इस बीच में कोरोना काल आया था, तो वो अगर किसी कारण से किन्हीं पेपरों के अंदर रह गए हैं, उसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, तो वो भी इस स्पेशल चांस के तहत अब अपनी ग्रेजुएशन को पूरा कर सकेंगे, लेकिन उनको राइटिंग में बहुत ही सटीक तरीके से जो है वो तर्कसंगत आर्गुमेंट वहाँ पर पेश करना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये हमारा एक चांस हमें दिया जाना चाहिए और इन विभिन्न परिस्थितियों के चलते हम अपने ये निम्नलिखित पेपर वहाँ पर नहीं दे पाए थे, और केस टू केस इस पे कंसीडर किया जाएगा। और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन ब्रांच काम कर रही है, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। और कल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर हम भी बहुत, एकेडमिक काउंसिल की रिकमेंडेशन है, वैसे तो हमें रिजेक्ट करने का कोई अधिकार होता भी नहीं है एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, लेकिन फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से ये निश्चित रूप से पास होने वाले एजेंडे हैं। ये तो रही सुनील जी एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई गुड न्यूज़। ठीक है, एक जो सबसे बड़ा इंतज़ार हो रहा है वो ये हो रहा है कि डीयू के जो 12 कॉलेजेस हैं जो दिल्ली सरकार से 100% फंडेड हैं, वहाँ के जो शिक्षक कर्मचारी सैलरी क्रंच से जूझ रहे हैं और ये एक बहुत लंबा समय हो गया, और अब तो जो है वो स्टूडेंट्स भी उनके प्रोटेस्ट को जो है वो समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी क्लासेस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। डूटा ने पिछले दिनों जो है वो
अपॉइंटमेंट ड्राइव चलाया और अब तो ज़्यादातर कॉलेजेस में परमानेंट टीचर्स आ गए हैं। आगे लेकिन इन कॉलेजेस में जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में तो बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है? देखिए मुनमुन जी, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इस सैलरी क्राइसिस को लेके जैसा कि आपको पता है कि जो पिछली मीटिंग 15 दिसंबर को हुई थी, उससे पहले आतिशी जी ने एक, जो शिक्षा मंत्री हैं, माननीय शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार, उन्होंने एक लेटर डीएफिलेशन का जो है बहुत सारे एलिगेशन लगाते हुए, नंबर ऑफ एलिगेशन, फाइनेंशियल रेगुलेशन एलिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एलिगेशन लगाते हुए एक डीएफिलेशन का जो है एक प्रस्ताव धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भेजा था, जो शिक्षा मंत्री हमारे जो है वो भारत सरकार हैं। तो उसमें ये सब चीज़ों का प्रावधान किया था। वास्तव में इसके पीछे की राजनीति ये है कि ये अब इन 12 कॉलेजेस को फंड करना नहीं चाहते हैं। इन 12 कॉलेजेस की गवर्नेंस इनके बस की बात है नहीं। कभी किसी बहाने से इन 12 कॉलेजों का बिल्कुल सत्यानाश करने के ऊपर ये उतर के आ गए हैं, और जिसमें सबसे बड़ा आघात जो है वो वित्तीय आघात होता है। और ये बात जैसे कि आपने अभी कही है कि ये बड़े लंबे समय से, पिछले 5-6 साल से, तो मतलब शुरुआत इन्होंने कैसे की? शुरुआत इन्होंने ऐसे की कि पहले सैलरी रोकना शुरू किया, 3 महीने की 4 महीने की सैलरी रोक के फिर देते थे। फिर इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उसके अंदर कट लगाना शुरू किया, पैटर्न ऑफ असिस्टेंस के नाम पे करने किया काम। लेकिन किसी न किसी माध्यम से ये वित्तीय अड़चने यहाँ पैदा करते रहे। और इस बार जैसे कि आपको पता था कि आतिशी के लेटर के बाद ये स्पष्ट कह दिया गया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में इन 12 कॉलेजेस के लिए अगर कोई डिसीजन भारत सरकार ने नहीं लिया तो उनको डीएफिलेट करके वो या तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी के साथ ले जाएंगे या केंद्र सरकार उनको अपने पास रख ले। यानी कि वो 12 कॉलेजों का वित्तीय जो है वो बोझा उठाने के काबिल नहीं है। और इस बजट में उनका लिखा हुआ है कि इस बजट में उसका प्रावधान नहीं करेंगे, और ऐसा इन्होंने किया भी था। लेकिन डूटा के धरने के दबाव में और डूटा के प्रोटेस्ट के दबाव में, जो कि पिछला हुआ था जिस दिन पहले बजट होना था, लेकिन उस दिन बजट सेशन पोस्टपोन्ड हो गया था, तो सेम बजट की जहाँ तक बात हो रही है तो बजट भी जो है वो कम हो गया है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो सेम बजट जो पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर इन 12 कॉलेजों के लिए अलॉट किया था, वो डूटा के दबाव में, एलजी के दबाव में, विभिन्न प्रकार के जो और दबाव हमारे टीचिंग, नॉन टीचिंग और जो विद्यार्थियों के माध्यम से बने, इस बार के वित्तीय वर्ष में उसका प्रावधान तो किया है। लेकिन ये प्रावधान पिछले साल ही 3 महीने शॉर्ट था, और अब इस बार अगर ये वही सेम प्रावधान है तो आप ये मान के चलिए कि 8 से 9 महीने की मुश्किल से सैलरी जो है यहाँ पर निकल कर आएगी। केवल सैलरी निकल के आएगी, इसमें किसी प्रकार की एलटीसी की सुविधा लोगों को प्राप्त नहीं हो पाएगी, किसी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाएगी। जहाँ भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एरियर के नाम पर लोगों को यहाँ पर वितरण किया है, अभी भी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है 1 महीने पहले ही आई है, सब लोगों को मिल गया है, सैलरी समय पर मिल रही है। ऐसे में इन 12 कॉलेजों के अंदर होने वाली जो प्रमोशन जिन साथियों की, उनको एरियर नहीं मिल रहा है, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है, एरियर कम मिलेगा। तो लोग यहाँ पर सामाजिक प्रताड़ना भी झेल रहे हैं। लोगों को 1-1 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार रुपया अपने साथियों से मांगना पड़ रहा है। दूसरी वित्तीय जो समस्याएं हैं वो टीचिंग, नॉन टीचिंग के सामने आ रही हैं। और जैसा कि आपने अभी कहा कि इसमें विद्यार्थी भी अब धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गए हैं, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि देखिए, दूर दराज से, भारतवर्ष के दूर दराज के इलाकों से, गरीब इलाकों से दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम से वो लोग यहाँ पर पढ़ने आए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की अपनी एक यूनिकनेस है कि यहाँ पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है कॉलेजेस का, वो उन गरीब बच्चों के साथ मैच करता है। क्योंकि यहाँ पर जो गरीब बच्चा है, एक बार फीस देनी भी पड़ती है, तो आपको भी पता है कि कॉलेज लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक बच्चा जब उसका रिफंड मांगता है तो यहाँ पर फीस रिफंड भी होती है, 100% तक की रिफंड होती है। तो गरीब बच्चे उसमें पढ़ लेते हैं।
और दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिग्री जिसकी अपने आप में वैल्यू है। तो ऐसे में जब उनके सामने ये ऑप्शन दिया जाएगा कि अब हम आपको एक अंबेडकर कॉलेज में, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर, एक स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो जो सबसे बड़ा रिएक्शन होगा मुनमुन जी, आप देखिएगा कि वो विद्यार्थी जन से निकल कर आएगा और इस दिल्ली सरकार को अपना ये तुगलकी फरमान जो आतिशी जी ने वहाँ पास किया है कि हम इसको डीएफिलेट करेंगे, ये दिल्ली गवर्नमेंट आई थी दिल्ली विश्वविद्यालय के पास कि हमें नए कॉलेज आपके साथ एफिलेट करके खोलने हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं गई थी इनके पास, और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि हम 100% वित्तीय सहायता देंगे। और आपने देखा कि जब बीजेपी की सरकार रही, जब कांग्रेस की सरकार रही, किसी भी प्रकार की, आप तो लंबे समय से दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा शीला दीक्षित सरकार में भी नहीं आया था। और उससे पहले बीजेपी की जो सरकार आई थी जिसमें से ये 12 कॉलेज में से ज़्यादातर ये कॉलेज उन्होंने खोले थे, वहाँ भी नहीं आई थी। दूसरी जो बात आपने की कि अपॉइंटमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही हैं और ये 12 कॉलेजेस रह गए हैं, तो आप देखिए ना कि 12 कॉलेजेस रह गए हैं, और जितने रह गए हैं यहाँ पर उनको भी अब बता दिया गया कि ये सारी की सारी पोस्ट इनलीगल पोस्ट हैं, घोस्ट एम्प्लॉय हैं, तो उनको तो वो मिल नहीं रहा है। और इन 12 कॉलेजों का जो एकेडमिक स्तर है वो अब धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो ये कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अपॉइंटमेंट ड्राइव चली, 4,500 पौने 5,000 साथी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों में लगे, 12 कॉलेजों को छोड़ के। तो इन 12 कॉलेजेस में से भी सैकड़ों साथी उन दूसरे कॉलेजेस में जो यहाँ एडहोक पढ़ा रहे थे वो जाकर वहाँ पर लग गए। दूसरी तरफ जो वरिष्ठ साथी हैं इन 12 कॉलेजेस के, वे अब धीरे धीरे रिटायरमेंट के नज़दीक आ गए हैं। तीसरा, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अपॉइंटमेंट जो एडहोक की होती थी वो अपॉइंटमेंट बंद हो गई है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल एक टेम्परेरी फेज में ये 12 कॉलेजेस का जितना एकेडमिक डिग्रेडेशन हो सकता था हो गया है और हो रहा है। सुनील जी, एक वो कमेटी भी बनाई थी जो है वो वीसी साहब ने जी, इसी मेंबर्स की, जो इस 12 कॉलेजों के मुद्दे के समाधान के लिए, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो आ गई है क्या? देखिए, उस पर 3-4 मीटिंग श्री प्रकाश जी जो हमारे डायरेक्टर साउथ कैंपस है उनकी अध्यक्षता के अंदर पिछली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। इस कमेटी की 3 से 4 मीटिंगें हो चुकी हैं, लगभग सभी बातों पर सहमति बन चुकी है। और इसी बीच में आपने ये देखा होगा कि उस कमेटी की रिपोर्ट अगर थोड़ा डिले हो रही थी तो वाइस चांसलर साहब का एक लेटर आतिशी जी को गया था जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि ये हमारे एफिलेटेड कॉलेज नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं और इनके डी एफिलेशन का सवाल उठता ही नहीं। बहुत स्पष्ट शब्दों में वाइस चांसलर साहब ने जो है वो शिक्षा मंत्री को अपना जो मैसेज दिल्ली विश्वविद्यालय कम्युनिटी का है, कम्युनिटी का जी, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, लेकिन मैं उस मैसेज के रूप में, उस चिट्ठी के रूप में ये देखता हूं कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो पूरी कम्युनिटी है, टीचिंग, नॉन टीचिंग और विद्यार्थियों की, उस पूरी कम्युनिटी का एक बढ़िया मैसेज वाइस चांसलर साहब के लेटर के माध्यम से आतिशी के पास पहुंचा है और इससे उनको समझ जाना चाहिए। और उसी की लाइट में जितनी भी हमारी मीटिंगें हुई हैं, उसी की लाइट में हमारी रिपोर्ट सबमिट होगी। अभी तक वो सबमिट नहीं हो पाई है, संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि कल वो टेबल हो, वो सप्लीमेंट्री एजेंडे में भी शायद अभी तक हमारे पास नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट लगभग तैयार है जिसमें स्पष्ट रूप से जो वाइस चांसलर साहब के लेटर की और डूटा की और डूसू की और डूकू की जो लाइन है कि ये 12 कॉलेजेस पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं। हम नहीं गए थे उनसे कॉलेज खुलवाने के लिए, वे हमारे पास आए थे, उनकी शर्तों पर हमने कॉलेज खोले थे। तो किसी भी प्रकार से दिल्ली सरकार भाग नहीं सकती है अपनी जिम्मेदारियों से। यहाँ इनको 100% फंड देना ही होगा। ये केजरीवाल सरकार की निरंकुशता यहाँ पर चलने वाली नहीं है। पूरा डूटा, पूरा डूकू, और आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी इस आंदोलन को तेज़ करने के लिए तो मुनमुन जी मानिए कि हम कर्मचारियों की यूनियन को साथ में लेके, स्टूडेंट यूनियन के साथ में लेके डूटा एक बहुत बड़ा आंदोलन, ज्वाइंट फॉर्म बनाएंगे और डूटा एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तरफ
इसमें अपनी मुहिम चला रही है। मतलब इसमें तो ये है कि आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी का भी सहयोग मिल रहा है और उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, आपने जैसा बताया। पर ये चिट्ठी पत्री कब तक चलेगी? अगर सैलरी नहीं आएगी तो क्या कैसे काम चलेगा? देखिए, चिट्ठी पत्री भी एक माध्यम होता है अपनी बातों को कहने का। लोकतांत्रिक तरीकों में ये नहीं कहा जा सकता है कि हम चिट्ठी पत्री के माध्यम से कोई बात नहीं रखेंगे। चिट्ठी पत्री का अपना महत्व है। अगर चिट्ठी पत्री का महत्व नहीं होता तो धर्मेंद्र प्रधान जी को आती सीधी चिट्ठी नहीं लिखती, वो एक लेटर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी को भेज देती कि हमने इन 12 कॉलेजेस को डीएफिलेट कर दिया है, अब ये भाड़ में जाएं। ऐसा तो वो भी नहीं कर पाए ना। मतलब वो सरकार जो निरंकुशता के कारण अराजकता के लिए जानी जाती है, उस सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने भी घोस्ट एम्प्लॉय की बात चिट्ठी पत्री के माध्यम से ही किया। हाँ। जो घोस्ट एम्प्लॉय की बात हो रही है, आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, उनके अनुसार तो कई कॉलेजेस के प्रिंसिपल तक की अपॉइंटमेंट उस घोस्ट एम्प्लॉय की क्राइटेरिया के अंदर आती हैं। वो तो ये मान के चलते हैं जी हुआ ही नहीं, यहाँ पर सैंक्शन ही कभी नहीं हुई। तो सैंक्शन नहीं हुई तो मुझे बताइए मुनमुन जी, ये जो 4-5 साल से पहले तक और जब ये कॉलेज खुले थे आज तक ये 100% फंडिंग कैसे होती रही? और मैं सारी बातों को मानता हूँ, बीजेपी खराब थी, उन्होंने पता नहीं सारे गलत काम कर दिए। कांग्रेस ने, शीला दीक्षित ने 15 साल सारे गलत काम किए इन 15-12 कॉलेज के अंदर। केजरीवाल ने भी देर सवेर दिए तो हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इनलीगलिटी थी तो इनलीगलिटी को लाखों करोड़ों रुपया देके जस्टिफाइड तो दिल्ली सरकार भी करती रही है ना जी। नहीं देती ना, स्टैंड लेती ना कि हम नहीं देंगे। उन्होंने इस बार अगर आतिशी ने मतलब स्टैंड ले लिया था और वो सही मायने में अपने माँ पे अड़िग रहती कि हम बजट में प्रावधान नहीं करेंगे, चाहे आर पार की हो जाती है, इलीगलिटी थी तो बजट में प्रावधान क्यों किया? भाई इलीगलिटी कह दो और फिर उसका पैसा भी दे दो। तो इसका मतलब है कि अगर वो चीज़ें इलीगल हैं तो यू आर आल्सो इन्वॉल्व, दिस दिल्ली गवर्नमेंट इज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस इलीगलिटी। अच्छा, एक सवाल जो है सुनील जी, जैसे शिक्षकों के मुकाबले नॉन टीचिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी कम होती है, तो शिक्षक तो फिर भी कुछ काम चला ले रहे हैं, उनकी स्थिति तो और भी दयनीय है। आपने देखा भी होगा चैनल पर लगातार कर्मचारी अपनी बात कह रहे हैं और उनको भी घोस्ट एम्प्लॉय कहा जा रहा है। तो जो है वो कैसे काम चलेगा उनके घर परिवार? देखिए, उनकी दिल्ली सरकार की घोस्ट एम्प्लॉय के क्राइटेरिया में कोई टीचर अलग हैं या नॉन टीचिंग अलग हैं, ऐसा क्राइटेरिया नहीं है उनका। उन्होंने तो जो वो 1800-1900 कर्मचारी गिनवाए हैं उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों है। शिक्षकों को भी कर्मचारी, शिक्षक भी कर्मचारी ही हैं, वो टीचिंग है वो नॉन टीचिंग है। हम भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं। बात रही कि नॉन टीचिंग की सैलरी कम होती है, नो डाउट कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन नॉन टीचिंग के अंदर लग गया है। कॉन्ट्रैक्ट लोगों को तो जो सैलरी होती है जितनी मिलनी चाहिए उतनी भी नहीं मिलती। 4th क्लास कर्मचारी भी यहाँ पर, माली वगैरह भी हैं, पियोन हैं, उनके बेचारों की सैलरी होती ही कितनी है। उनको एक वित्तीय संकट निश्चित रूप से दोहरे रूप में झेलना ही पड़ रहा है। लेकिन ये मानिए कि अगर उनको झेलना पड़ रहा है और टीचर को नहीं झेलना पड़ रहा, देखिए जिस व्यक्ति को जितनी सैलरी मिलती जाती है मुनमुन जी, अपने घर का वो सारा हिसाब किताब अपनी सैलरी के हिसाब से बनाना शुरू कर देता है। उसने कोई अपना बड़ा मकान खरीद लिया, उसने कोई अपनी गाड़ी खरीद ली, उसने कोई बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, उसके ऊपर और कोई मेडिकल जो मतलब लाइबिलिटी है वो भी उनके साथ रहती हैं। तो ये सबके सामने इतना इनह्यूमन फेस इस दिल्ली सरकार का निकल कर आ रहा है। आप ये मानिए कि जब आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर अपने किसी साथी को फ़ोन करके ये बात कहता है कि भाई आज मुझे 2000 रुपये पेटीएम कर दो, मुझे ये फला काम करना है, मुझे अपने माँ पिताजी की जो है दवाई लेके आनी है, या मुझे अपने बच्चों की ट्यूशन फीस देनी है। ये कौन सी स्थिति में लाके दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर को छोड़ दी पहुंच गए हैं। आप हमारी महिला साथियों को किस मतलब, आपने तो भगनी निवेदिता कॉलेज में गए हैं, आप तो आदित्य कॉलेज में गए हैं, वहाँ का कुल फिजिकल स्ट्रक्चर उन कॉलेजेस का देख लीजिए और उन महिलाओं की स्थिति देख लीजिए। जो मतलब वहाँ पर तो बहुत सारे सिंगल अर्नर केवल मर्द ही थोड़ी होते हैं, पुरुष ही थोड़ी होते हैं। अरे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारी महिला साथी हमारी जो सिंगल अर्नर है, उनको भी अपने बच्चे पालने, माँ बाप देखने, सास ससुर देखने,
और काम देखने हैं, उनकी अपनी और बहुत सारी चीज़ें ज़रूरतें होती हैं। तो जब डूटा के अंदर मीटिंग्स के अंदर आते हैं, मैं तो मतलब आपके चैनल के माध्यम से मतलब मैं अपील करना चाहूँगा वाइस चांसलर साहब से कि एक स्पेशल मीटिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बुलाएं। और मैं ज़्यादा नहीं कहता कि हर एक कॉलेज से केवल 2 साथियों को, जिसमें एक महिला साथी ज़रूर हो, वो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बुलाएं, उनके दर्द को सुन लें। मैं कह रहा हूँ वाइस चांसलर साहब को खुद इस बात को लेकर शायद मतलब हो कि वो कर क्या, मतलब हो क्या रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। अभी ठीक है, उनके अंदर एक गैप बना हुआ है, 12 कॉलेज के टीचर वाइस चांसलर साहब से मिल नहीं सकते, तो वाइस चांसलर साहब के पास जिस प्रकार की फीडिंग जाती है वो वैसा मन बनाते हैं। लेकिन जब प्रत्यक्ष उनका रूबरू होगा उन समस्याओं से, जब वो साथी डूटा में आके बताते हैं कि आज मैंने एक साथी को बड़े शर्माते हुए, हिचकते हुए, अपनी आत्मा को मारते हुए एक मैसेज भेजा है कि प्लीज़ सेंड मी 1000 रुपीज़ ऑन माई पेटीएम। आप सोच के देखिए कि वो स्थिति क्या आ गई है। ये हालत दिल्ली विश्वविद्यालय के जिसका डेजिग्नेशन प्रोफेसर का है, जो समाज को शिक्षा देने के लिए, समाज का नेतृत्व करने के लिए, सही नेतृत्व दिशा देने के लिए जो आया है, जो मार्गदर्शक तैयार करता है, उस व्यक्ति को आज मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा आपने साथियों को, लेकिन भिखारी की स्थिति में बना दिया। लेकिन ये कोई अच्छी सामाजिक स्थिति नहीं है। इसी की जो ये मीटिंग है वो महाशिवरात्रि के दिन हो रही है और जो है वो शिव जो है वो तांडव करते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि इसके बाद जो है वो डूटा जो है वो फुल फॉर्म में आएगी? देखिए, डूटा निश्चित रूप से अगर कल की इसी मीटिंग के अंदर, वैसे तो हमारे वाइस चांसलर साहब और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस मुद्दे को लेके बहुत संवेदनशील है, तो जैसे ही आतिशी का लेटर आया था तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक कमेटी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई थी सारे मुद्दों को लेकर, और बड़े संवेदनशील तरीके से एक अच्छा मैसेज वहाँ पर दिया गया था कि और आतिशी को भी लेटर के माध्यम से दिया गया था कि मतलब ये सवाल ही नहीं उठता कि डीएफिलेशन हो जाए और आपको पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होगी कल या परसों एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर या दिल्ली यूनिवर्सिटी के माध्यम से, क्योंकि हम पार्टी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पार्टी है, 12 कॉलेजेस हमारे बनाए हुए सिलेबस से पढ़ते हैं, हमारे डिपार्टमेंट उनको रूल करते हैं, हमारा एग्जामिनेशन उनको रूल करता है, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्रियां उनको मिलती हैं। हम लोगों को भी अगर ये होगा तो दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से भी और डूटा के माध्यम से भी जो संभव प्रयास हमारे साथियों को न्याय दिलाने का होगा वो करवाएंगे। देखिए, दुर्योधन नीति पे नहीं चलने देंगे दिल्ली सरकार को कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे, ले लेंगे, हलक में हाथ डाल के लेंगे दिल्ली सरकार के। ये डूटा की सीधी चेतावनी है दिल्ली सरकार को, और इस मामले में हमें पक्का विश्वास है कि हमारी इस चेतावनी के साथ पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन दिल्ली सरकार की इस निरंकुशता के खिलाफ हमारे साथ खड़ा हुआ है, एक जस्टिफाइड डिसीजन लेने के लिए खड़ा हुआ है, अपने साथियों को सैलरी दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है ये प्रशासन भी और डूटा भी। तो एक सामूहिक प्रयास हम करेंगे। हम चाहते हैं कि ये खतो खिताबत के माध्यम से, ये बातचीत के माध्यम से कोई निकल आए। नहीं निकलेगा तो फिर वही होगा, देखते हैं। दुर्योधन भी नहीं माना था, उसको भी बहुत घमंड था अपनी सत्ता का। देखते हैं कि डूटा को कैसे बांध देते हैं। डूटा को बांध के दिखाए ना, वो भी तो कृष्ण को बांधने चले थे ना, ये मान के दुर्योधन। लेकिन वही है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। दिल्ली सरकार का विवेक मरा हुआ है, देख लेंगे, हम भी उसको देखेंगे कि डूटा कैसे बांधेंगे। जो है वो इसी मीटिंग के बाद जो है वो 12 कॉलेज के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए एक नया सवेरा आता है। बहुत निश्चित रूप से हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी।